जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो थर्ड पार्ट है, क्या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स मतलब निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमें दो वर्गीकरण और भी पढ़ने थे। जो फर्स्ट था जनरल क्लासिफिकेशन और सेकंड था इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इन दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में इसके पहले जो आपका पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है उसमें ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। और फोर्थ क्या होगा जो यहां पर फोर्थ नंबर पर दिया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स मतलब निर्माण विधि के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इसके आधार पर उपयोगिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। मतलब उपयोगिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो इसमें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसके पहले जो जनरल क्लासिफिकेशन था उसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। और जो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन था उसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया था, लाइट मेटल, बेयरिंग एलॉय और एलॉइंग मेटल एंड स्टील एंड इट्स एडमिक्सचर्स और रिफ्रैक्टरी मेटल्स एंड स्टील और एक और मेटल थी जिसको क्या उसमें वर्गीकृत किया गया था। और इसमें किसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? इसमें इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भागों में? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले लिखूंगा ताकि मैं इतनी चीजों को लिखता क्यों हूं? लिखने का कारण यह होता है कि ये सारी चीजें याद होती जाती हैं। जितनी टाइम्स आप लिखेंगे या जितनी टाइम्स मैं लिखूंगा उतनी टाइम्स आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में बैठती हुई चली जाएंगी। जो इसमें जो फर्स्ट होगा, क्या फर्स्ट क्लास किसके आधार फर्स्ट कौन सा होगा? हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल। मतलब उच्च और निम्न ताप सह धातुएं, फर्स्ट क्या है? हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स मतलब इसे हिंदी में बोला जाता है उच्च और निम्न तापसह धातुएं। इसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल। क्या है? हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्च जंगरोधी धातुएं। क्या? उच्च जंगरोधी धातुएं। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ मेटल्स मतलब उच्च सामर्थ्य धातुएं। और फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा वियर
रेजिस्टेंस मेटल। क्या? वियर रेजिस्टेंस मेटल्स मतलब घिसाव रोधी धातु। जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण था, उसमें हमें ये कितने भागों में बांटा गया? 4 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। जो पहला पार्ट है वो क्या है? हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स मतलब उच्च और निम्न तापसह धातुएं। कौन? उच्च और निम्न तापसह धातुएं। उसके बाद सेकेंड है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स मतलब उच्च जंगरोधीय धातुएं। क्या? उच्च जंगरोधीय धातुएं। उसके बाद थर्ड क्या है? हाई स्ट्रेंथ मेटल मतलब उच्च सामर्थ्य धातुएं। क्या? हाई स्ट्रेंथ मेटल मतलब उच्च सामर्थ्य धातुएं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वियर रेजिस्टेंस मेटल मतलब घिसाव रोधी धातुएं। क्या? वियर रेजिस्टेंस मेटल मतलब घिसाव रोधी धातुएं। इसके बाद ये हम लोग चारों देख लिए कि चारों क्या क्या हैं। अब इसके बारे में एक एक करके देखेंगे कि हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होती हैं, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल क्या होती हैं, उसके बाद हाई स्ट्रेंथ मेटल्स क्या होते हैं और वियर रेजिस्टेंस मेटल क्या होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स के बारे में जानते हैं। क्या? हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स। क्या? हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल्स। अब जानेंगे कि हाई टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं और लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं। मतलब उच्च और निम्न तापसह धातुएं क्या होती हैं। तो मैं बोल दूं कि जो हाई टेम्परेचर मेटल्स होते हैं वे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका तापमान अधिक बढ़ाने पर क्या करते हैं, जिनका तापमान अधिक बढ़ाने पर वो अपने आकार को बिना खोए, मतलब ताप बढ़ाने पर उनके आकार में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात वह ताप को सहन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ताप को सहन कर लेते हैं। ऐसी जो धातुएं होती हैं, ऐसी धातुओं को क्या बोलेंगे? हाई टेम्परेचर मेटल्स मतलब उच्च तापसह धातुएं। उच्च तापसह धातुएं क्या होती हैं? उच्च तापसह धातुएं वे होती हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर भी वे अपने आकार को नहीं खोते हैं, अर्थात उस हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं। ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर मेटल बोलते हैं। क्या? हाई टेम्परेचर मेटल बोलते हैं, उच्च तापसह धातुएं बोलते हैं। आप बोलेंगे कि कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल जो होता है क्रोमाइट होता है। क्या होता है? क्रोमाइट। क्या होता है? क्रोमाइट। क्रोमाइट धातु जो है वो क्या है? हाई टेम्परेचर मेटल। क्या है? हाई टेम्परेचर मेटल। जो क्रोमाइट होता है वो हाई टेम्परेचर मेटल्स होता है। उसके बाद अब जानेंगे कि लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं। लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं? वे धातुएं, क्या? वे धातुएं जिनका तापमान कम होने पर वे धातुएं और अधिक कठोर होती जाती हैं। क्या होता है कि जिनका तापमान कम करते जाते हैं और वे धातुएं कठोर होती जाती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती जाती हैं। उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं। एक बार फिर से जानेंगे कि हाई टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं और लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होते हैं।
हाई टेम्परेचर मेटल्स वे मेटल्स होते हैं या फिर वे धातुएं होती हैं। कौन सी धातुएं होती हैं? जिनका टेम्परेचर अधिक बढ़ाने पर वे अपने आकार व आकृति को खोती नहीं है। मतलब कि वे क्या करती हैं? वे ताप को सहन कर लेती हैं, ताप को आसानी से सहन कर लेती हैं। उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल में मैंने बताया क्रोमाइट। और लो टेम्परेचर मेटल्स क्या होती हैं? वे मेटल्स होती हैं जिनका तापमान अधिक बढ़ाने पर जिनका तापमान अधिक घटाने पर क्या होता है? जब हम उनका तापमान घटाने लगते हैं तो वे जो मेटल्स होती हैं वे क्या होती हैं? वे और अधिक कठोर होती जाती हैं। तो ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी धातुओं को हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं, निम्न तापसह धातुएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निम्न तापसह धातुओं बोलेंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या लिखना होगा? वे धातुएं जो अपने ताप बढ़ने पर अपने आकार व आकृति में बदलाव नहीं लाती हैं या फिर ताप को सहन कर जाती हैं, उन धातुओं को उच्च तापसह धातुएं कहते हैं। क्या? वे धातुएं जो ताप बढ़ने पर अपने आकार व आकृति में बदलाव नहीं लाती हैं या फिर ताप को सहन कर जाती हैं, उन धातुओं को उच्च तापसह धातुएं कहते हैं। उसके बाद निम्न तापसह धातुएं क्या होती हैं? वे धातुएं जिनका तापमान कम करने पर वे और अधिक कठोर हो जाती हैं, उन धातुओं को निम्न तापसह धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल क्रोमाइट। क्या बताया था? क्रोमाइट उच्च तापसह धातु है, उच्च तापसह धातु है। क्या हमने बताया था? हाई टेम्परेचर मेटल्स। हाई टेम्परेचर मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनका जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है? जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनके आकार व आकृति में कोई बदलाव नहीं आता है, अर्थात
जो धातुएं होती हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन कर लेती हैं, ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं, उच्च ताप से धातुएं बोलते हैं। और लो टेम्परेचर मेटल क्या होती हैं? वे मेटल्स जिनके तापमान को कम करने पर, क्या करने पर? जिनके तापमान को कम करने पर वे धातुएं क्या और अधिक कठोर हो जाती हैं। क्या करते हैं? तापमान कम करते हैं तो इस स्थिति में वे धातुएं और अधिक कठोर हो जाती हैं, तो ऐसी धातुएं को क्या बोलते हैं? निम्न तापसह धातुएं बोलते हैं। क्या? निम्न तापसह धातुएं या फिर लो टेम्परेचर मेटल्स बोलते हैं। अब हम लोग हाई एंड लो टेम्परेचर मेटल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? हाई कोरोजन रेजिस्टिव मेटल या हाई कोरोजन रेजिस्टिव मेटल। हाई मेटल मतलब उच्च जंगरोधी धातुएं। उच्च जंगरोधी धातुएं। क्या? उच्च जंगरोधी धातुएं, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल। जो सेकेंड है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, उच्च जंगरोधी धातुएं। अब जानेंगे कि उच्च जंगरोधी धातुएं क्या होती हैं। क्या? उच्च जंगरोधी धातुएं, एक तो हमें उच्च जंगरोधी जो यहां पर लिखा है इससे ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि वे धातुएं जो किसका? जंग और ऑक्सीकरण का, क्या? वे धातुएं जो जंग और ऑक्सीकरण की प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? वे धातुएं जो जंग और ऑक्सीकरण के प्रतिरोधी होती हैं। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल क्या होती हैं? तो बोलेंगे कि हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल वे धातुएं होती हैं जो जंग लगने का विरोध करती हैं और ऑक्सीकरण का विरोध करती हैं। किसका? जंग लगने का और ऑक्सीकरण का विरोध करती हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल आप एक बार सोचिए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे सोना हो गया। क्या हो गया? सोना हो गया। सोना पर आप कभी जंग लगते हुए देखे हैं क्या? जो सोना होता है उस पर क्या आप कभी जंग लगते हुए देखे हैं? और चांदी हो गई, चांदी पर जंग लगते हुए देखे हैं। उसके बाद प्लेटिनम हो गई। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो क्या है? जो है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, मतलब उच्च जंगरोधी धातुएं हैं। क्या? हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल मतलब उच्च जंगरोधी धातुएं हैं। उच्च जंगरोधी धातुएं क्या होती हैं? उच्च जंगरोधी धातुएं वे धातुएं होती हैं जो जंग लगने और ऑक्सीकरण की क्रिया होने का विरोध करती हैं। ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलेंगे हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, उच्च जंगरोधी धातुएं। क्या? हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, उच्च जंगरोधी धातुएं। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, उच्च जंगरोधी धातुएं। अब हम लिख कर बताएंगे कैसे लिखेंगे। वे धातुएं जो जंग और ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण की प्रतिरोधी होती हैं। उच्च जंगरोधी धातुएं कहलाती हैं। क्या? उच्च जंगरोधी धातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? एग्जाम्पल में हमने लिया था सोना, चांदी, प्लेटिनम, एटीसी और बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल क्या होती हैं? मैंने बतलाया था कि वे धातुएं जो जंग और ऑक्सीकरण दोनों का विरोध करती हैं, उन धातुओं को बोलते हैं हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल। क्या? हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल। तो मैं यहां पर लिखा हूं कि वे धातुएं जो जंग और ऑक्सीकरण की प्रतिरोधी होती हैं, अर्थात विरोध करती हैं, अर्थात नहीं लगने देती हैं जंग को, उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च जंगरोधी धातुएं। और एग्जाम्पल में AU, AG, PT, मतलब सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्या? सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब इसके बाद हमें तीसरा कौन सा पढ़ना है? तीसरा हमें पढ़ना है हाई स्ट्रेंथ मेटल। क्या? हाई स्ट्रेंथ मेटल। हाई स्ट्रेंथ मेटल उच्च सामर्थ्य धातु। उच्च सामर्थ्य धातु। इसमें हमें जो स्ट्रेंथ यहां है, सामर्थ्य है, इसी से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि ऐसी जो धातु होगी वो बहुत ही ज्यादा बल को सहन कर लेती होगी, तो ऐसे ही धातु को क्या बोला जाता होगा? हाई स्ट्रेंथ मेटल बोला जाता होगा। क्या? हाई स्ट्रेंथ मेटल बोला जाता है। अब मैं बताऊं क्या होगा? वे धातुएं जो बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती हैं। क्या? वे धातुएं जो बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती हैं, उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ मेटल, मतलब उच्च सामर्थ्य धातुएं। क्या? वे धातुएं जो बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती हैं, उन धातुओं को हाई स्ट्रेंथ मेटल बोलते हैं, उच्च सामर्थ्य धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सामर्थ्य धातुएं बोलते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगे मास्टर साहब एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप स्टील ले सकते हैं। क्या? स्टील ले सकते हैं, जिसे सरिया बोला करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब कोई इमारत या कोई भवन बनता है तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉलम्स बनाने में, बीम्स बनाने में, और क्या बनाने में? स्लैब मतलब छत की ढलाई करने में, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं। स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि स्टील जो होती है ये बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती है। क्या करती है? बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती है। आप लोग देखे होंगे 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 मंजिला बने हुए हैं, वो किसके दम पर बने हुए हैं? स्टील के दम पर बने हुए हैं। अगर स्टील नहीं रहती उसमें तो वो क्या करता? गिर जाता। अच्छा, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था कि 10-10, 20-20 मंजिले बन जाते थे? क्योंकि उस समय में स्टील नहीं होता था। मतलब स्टील का प्रयोग जो स्ट्रक्चर भवन बनाने में, इमारत बनाने में स्टील का यूज नहीं किया जाता था। लेकिन जब से हम लोग स्टील का यूज करने लगे हैं, किसमें? कॉलम्स में, बीम्स में और स्लैब में, तो क्या हो रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टील होता है वो अधिक बल को सहन कर ले रहा है, जिसकी वजह से हम 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, बहुत सारे मतलब 30 से 40 मंजिला तक बनाते थे। और अब हम लोग देखेंगे कि हाई स्ट्रेंथ मेटल क्या था।
हमने जान लिया था कि वे धातुएं कौन सी जो बहुत ही अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती हैं, उन धातुओं को क्या बोलते हैं? हाई स्ट्रेंथ मेटल बोलते हैं, उच्च सामर्थ्य धातुएं बोलते हैं। तो मैं यहां लिखकर बताता हूं कि वे धातुएं जो अधिक बल को आसानी से सहन कर लेती हैं, उन धातुओं को हाई स्ट्रेंथ मेटल, उच्च सामर्थ्य धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं स्टील बताया, स्टील ले लीजिए, ब्रास ले लीजिए, ब्रोंज ले लीजिए, एटीसी। अब हम लोग तीसरे के बारे में पढ़ लिए, हाई स्ट्रेंथ मेटल, उच्च सामर्थ्य धातुएं। अब जो फोर्थ होता है वियर रेजिस्टेंस मेटल, मतलब घिसाव रोधी धातुएं। इसके बारे में घिसाव रोधी धातुएं। अब हम लोग घिसाव रोधी धातुओं के बारे में पढ़ेंगे कि घिसाव रोधी धातुएं क्या होती हैं। वियर रेजिस्टेंस मेटल मतलब घिसाव रोधी धातुएं। जैसा कि यहां जो घिसाव है इसी से हमें पता चलता होगा, क्या इसी से हमें पता चल रहा है। क्या बोलेंगे इससे बोलेंगे कि वे धातुएं, क्या वे धातुएं जो घिसाव, खुरचने, पीटने आदि का विरोध करती हैं। क्या करती हैं? वे धातुएं जो घिसाव, खुरचने, पीटने आदि का विरोध करती हैं, उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन धातुओं को बोलते हैं वियर रेजिस्टेंस मेटल, मतलब घिसाव रोधी धातुएं। क्या? वियर रेजिस्टेंस मेटल मतलब घिसाव रोधी धातुएं। वे धातुएं जो घिसाव, खुरचने तथा पीटने आदि का विरोध करती हैं, उन धातुओं को वियर रेजिस्टेंस मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वियर रेजिस्टेंस मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल ले लेंगे एल्युमिनियम, ब्रोंज, ब्रास, स्टील, माइल्ड स्टील, जितनी भी कड़क धातुएं हैं उनको ले लेंगे। क्या बोल सकते हैं? वे धातुएं जो घिसाव, खुरचने तथा पीटने आदि का विरोध करती हैं, उन धातुओं को घिसाव रोधी धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं?
घिसाव रोधी धातुएं कहते हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स। क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स, मतलब निर्माण विधि के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्या? निर्माण विधि के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। यहां पर एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था माइल्ड स्टील, ब्रास, ब्रोंज, एल्युमिनियम ब्रोंज, एंड फॉस्फर ब्रोंज, etc। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स, मतलब पदार्थों की निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। किसका? पदार्थों का निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो इसे निर्माण विधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ये देखेंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। जो पहला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? कास्टिंग मेटल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ढलाई योग्य धातुएं। क्या बोलते हैं? ढलाई योग्य धातुएं। सेकंड क्या है? मशीन एबल मेटल्स। क्या? मशीन एबल मेटल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं मशीनन योग्य धातुएं। क्या? मशीनन योग्य धातुएं बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा है फॉर्जेबल मेटल्स। क्या है? फॉर्जेबल मेटल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है फॉर्जेन योग्य धातुएं। क्या? फॉर्जेन योग्य धातुएं। इसके बाद फोर्थ क्या है? पाउडर मेटलर्जी मेटल्स, मतलब चूर्ण कर्म धातुएं। कौन सा फोर्थ है? पाउडर मेटलर्जी मेटल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है चूर्ण कर्म धातुएं बोला जाता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है कास्टिंग मेटल्स। क्या? कास्टिंग मेटल्स, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? ढलाई योग्य धातुएं। सेकंड क्या है? मशीनेबल मेटल्स। क्या? मशीनेबल मेटल्स, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? मशीनन योग्य धातुएं। क्या? मशीनन योग्य धातुएं। इसके बाद थर्ड क्या है? फॉर्जेबल मेटल्स। क्या? फॉर्जेबल मेटल्स, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? फॉर्जन योग्य धातुएं। इसके बाद फोर्थ क्या है? पाउडर मेटलर्जी मेटल्स। क्या? पाउडर मेटलर्जी मेटल्स, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? चूर्ण कर्म धातुएं। क्या बोला जाता है? चूर्ण कर्म धातुएं। अब हम इन धातुओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कास्टिंग मेटल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? कास्टिंग मेटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है ढलाई योग्य धातुएं। क्या? ढलाई योग्य धातुएं। ढलाई योग्य धातुएं क्या होती हैं? जैसा कि आपको जो यहां ये ढलाई है, इससे क्या पता चलता है? ढलाई ढलाई क्या होती है? तो मैं बता दूं कि ढलाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु को लिक्विड फॉर्म में बदल करके, क्या? जिसमें धातु को लिक्विड फॉर्म में बदल करके अपना मनचाहा, मतलब अपना मनचाहा आकार दे देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ढलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढलाई बोलते हैं। ढलाई क्या होती है? ढलाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु को लिक्विड फॉर्म में चेंज करके, मतलब बदल करके, उसको उसके आकार व आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो कास्टिंग मेटल्स क्या होती है? मतलब ढलाई योग्य धातुएं क्या होती हैं? तो बोल देंगे कि वे धातुएं, क्या?
वे धातुएं जिनको लिक्विड फॉर्म में बदल करके उनके आकार व आकृति को बदल दिया जाता है, ऐसी धातुओं को हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग मेटल्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है ढलाई योग्य धातुएं। क्या? ढलाई योग्य धातुएं। एग्जाम्पल ले लें आप, स्टील हो गई, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, निकिल हो गया। इन सभी धातुओं को क्या लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है? उनको सांचे में ढाल दिया जाता है। जिस आकार में उन्हें बदलना होता है या जिस आकार में हमें उस धातु को प्राप्त करना होता है, वैसे सांचे में ढाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? तो उस स्थिति में हमें उसी आकार की वह धातु प्राप्त हो जाती है। एक बार मैं इसको फिर बोलता हूं कि ढलाई योग्य धातुएं क्या होती हैं? ढलाई योग्य धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके उनके आकार व आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसी धातुओं को हम कास्टिंग मेटल्स कहते हैं या फिर ढलाई योग्य धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलाई योग्य धातुएं कहते हैं। तो मैं यहां लिख करके बताता हूं। वे धातुएं जिनको लिक्विड फॉर्म में बदल करके मनचाहा आकार दिया जा सकता है। मनचाहा आकार दिया जा सकता है। ऐसी धातुओं को कास्टिंग मेटल्स कहते हैं। ऐसी धातुओं क्या बोलते हैं? कास्टिंग मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? एग्जाम्पल बताया था स्टील, ब्रास, ब्रोंज, निकिल, कॉपर, etc। क्या कास्टिंग मेटल्स क्या होती हैं? कास्टिंग मेटल्स वे धातुएं होती हैं, वे धातुएं जिनको लिक्विड फॉर्म में बदल करके मनचाहा आकार दिया जा सकता है। ऐसी धातुओं को कास्टिंग मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग मेटल्स कहते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था? सेकंड वाला, सेकंड क्या पढ़ना था? मशीन एबल मेटल्स। क्या? मशीन एबल मेटल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है मशीनन योग्य धातुएं। मशीन एबल मेटल्स। मशीन एबल मेटल्स जैसे कि मशीनन मतलब मशीन से ही हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मशीन एबल मेटल्स किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि वे धातुएं, क्या बोलेंगे? कि वे धातुएं जिनका प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है। क्या? वे धातुएं जिनका प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है, उन धातुओं को मशीन एबल मेटल्स कहते हैं। क्या?
वे धातुएं जिनका यूज जिनका यूज मशीन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है, उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन एबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन एबल मेटल्स बोलते हैं। मैं यहां क्या लिखूंगा? वे धातुएं जिनका प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है, उन धातुओं को मशीन एबल मेटल्स कहते हैं या मशीनन योग्य धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लीजिए? एग्जाम्पल में इसके पहले आपने जो कास्टिंग मेटल्स में लिए थे उसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि स्टील, ब्रास, ब्रोंज, etc। स्टील, ब्रास, ब्रोंज और बहुत सारी धातुएं हैं जिनका प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं? मशीन के पार्ट्स बनाने में करते हैं। क्या? मशीन के पार्ट्स बनाने में करते हैं। तो अब मैंने क्या बताया था कि मशीन एबल मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनका प्रयोग किसी मशीन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। तो यहां पर मैं क्या लिखा हूं कि वे धातुएं जिनका प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है, उन धातुओं को मशीनन योग्य धातुएं कहते हैं। क्या? मशीनन योग्य धातुएं कहते हैं। इसके बाद हमें थर्ड क्या पढ़ना था? थर्ड पढ़ना था फॉर्जेबल मेटल्स। क्या पढ़ना था? फॉर्जेबल मेटल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है फॉर्जेन योग्य धातुएं। क्या? फॉर्जेन योग्य धातुएं। फॉर्जेबल मेटल्स, फॉर्जेन योग्य धातुएं। फॉर्जेन योग्य धातुएं क्या होती हैं? फॉर्जेबल मेटल्स क्या होते हैं? फॉर्जेन योग्य धातुएं क्या होती हैं? वे धातुएं क्या? वे धातुएं जिनका प्रयोग फॉर्जेन एबल मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनका निर्माण उन धातुओं को पीट कर क्या करके? पीट करके, रोल करके आदि कार्यों को उनके ऊपर करके उनका निर्माण किया जाता है। मतलब हमारा क्या है कि वे धातुएं जिनका निर्माण उन्हें पीट कर किया जाता है। क्या करते हैं? पीट कर किया जाता है। उन धातुओं को हम कौन सी धातु कहते हैं? फॉर्जेन एबल मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्जेन एबल मेटल्स कहते हैं। जब पीट कर करते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि दबा करके, रोल करके आदि को कर करके हम ऐसी धातुओं का निर्माण करते हैं। तो उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन धातुओं को बोलते हैं फॉर्जेन एबल मेटल्स। क्या? फॉर्जेन एबल मेटल्स मतलब फॉर्जेन योग्य धातुएं बोलते हैं। वे धातुएं जिनका निर्माण पीट कर क्या करके? पीट करके, दबा करके, रोल आदि क्रियाओं को करके किया जाता है। तो ऐसी धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं?
फॉर्जेनेबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्जेनेबल मेटल बोलते हैं, फॉर्जन योग्य धातुएं बोलते हैं। क्या? फॉर्जन योग्य धातुएं बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां कि वे धातुएं जिनका निर्माण पीटकर तथा दबाकर रोल करके किया जाता है, उन धातुओं को फॉर्जेबल मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लेंगे? एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं कार्बन स्टील, और क्या ले सकते हैं? ब्रास, निकिल ले लीजिए, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, और एल्यूमिनियम एलॉय ले सकते हैं, ETC, और बहुत सारी धातुएं आएंगी इसमें। फॉर्जेबल मेटल्स क्या होते हैं? फॉर्जेबल मेटल्स, मैंने बताया कि फॉर्जेबल मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनका निर्माण क्या करके? उन्हें पीट करके, दबा करके, रोल करके किया जाता है। तो ऐसी धातुओं को हम लोग फॉर्जेबल मेटल्स बोलते हैं। क्या? फॉर्जेबल मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया? कार्बन स्टील ले लिया, ब्रास ले लिया, स्टील ले लिया, ब्रोंज ले लिया, और निकिल ले लिया, एल्युमिनियम एलॉय ले लिया, और बहुत सारी धातुएं हैं क्या, जो क्या कहलाएंगी? फॉर्जेनेबल मेटल्स कहलाएंगी। तो मैं यहां पर क्या लिखा हूं कि वे धातुएं जिनका निर्माण पीटकर तथा दबाकर रोल करके किया जाता है, उन धातुओं को फॉर्जेबल मेटल्स कहते हैं। क्या? फॉर्जेबल मेटल्स कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? इसके बाद हमें जो फोर्थ पढ़ना था, फोर्थ हमें क्या पढ़ना था? पाउडर मेटालर्जी मेटल्स। पाउडर मेटालर्जी मेटल्स, चूड़कर्म धातुएं। क्या? चूड़कर्म धातुएं। पाउडर मेटालर्जी मेटल्स मतलब चूड़कर्म धातुएं। चूड़कर्म धातुएं। अब चूड़कर्म धातुएं क्या होती? जैसा कि यहां पर चूड़ लिखा हुआ है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो धातु होगी वो चूड़ के रूप में पाई जाती होगी। क्या? चूड़ के रूप में पाई जाती होगी। तो हम बोल सकते हैं कि वे धातुएं, क्या बोल सकते हैं कि वे धातुएं जो चूड़ के रूप में पाई जाती हैं, क्या? चूड़ के रूप में पाई जाती हैं, उन धातुओं को चूड़कर्म धातुएं कहते हैं, या फिर पाउडर मेटालर्जी मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउडर मेटालर्जी मेटल्स कहते हैं। वे धातुएं जो चूड़ रूप में पाई जाती हैं, उन धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पाउडर मेटालर्जी मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउडर मेटालर्जी मेटल्स बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं
वे धातुएं जो चूर्ण रूप में पाई जाती हैं उन धातुओं को चूर्ण कर्म धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चूर्ण कर्म धातुएं कहते हैं। और जो सबसे कम चूड़कम धातु है वो क्या है? लोहा। लोहा एक ऐसी धातु है जो बहुत ही कम चूड़ के रूप में पाई जाती है। तो हम लोग नोट में लिख सकते हैं क्या? लोहा एक ऐसी धातु है। क्या? लोहा एक ऐसी धातु है जो चूड़ के रूप में बहुत ही कम पाई जाती है। लोहा एक ऐसी धातु है जो चूड़ के रूप में बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब लोहा ऐसी धातु है जो चूड़ रूप में न के बराबर ही पाई जाती, मतलब चूड़ रूप में यह पाई ही नहीं जाती। तो आज हम लोग कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े हैं? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, मतलब निर्माण विधि के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ टेस्ट जो दिए गए हैं, लगभग 5 टेस्ट हैं, उन टेस्टों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।